हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। तो आज हम कर रहे हैं पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या सांसारिक हो गए हैं। तो इसमें हम करेंगे राइम स्कीम ऑफ द पोएम, अबाउट द पोइट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, समरी, पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें अभी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम, फिर हम करेंगे अबाउट द पोइट, दैट मीन्स अबाउट द विलियम वर्ड्सवर्थ। सो लेट अस स्टार्ट। राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, as we know, we always use the last word of the line. Here in the very first line, the last word is soon, and in the second line it is powers. So we can see very clearly that soon and powers are not rhythmic, so we are marking soon as A and powers as B. Hours and powers are rhyming, so both are given B. Soon and boon are rhyming, that's why boon is also marked as A. So of the first stanza we can say rhyming scheme is A, B, B, A. Then let us move towards second stanza. Moon, hours, flowers, tune. Moon and tune are rhyming, hours and flowers are rhyming, so again A, B, B, A. In the next stanza we can see here the last line is B. The last word is B. Then outworn, St. Lee. B and Lee are rhyming, and B and Lee are not rhyming with outworn, boon, moon, hours, flowers. That's why we are giving it the alphabet C, because it is not rhyming either with soon or powers. That's why it is given the next one, alphabet C. Outworn is also not rhyming with other words, so it is given the alphabet D. B and Lee are rhyming, that's why these are given C. Outworn and forlorn are rhyming, that's why these are given D. C and hone, C, D. So the rhyming scheme of the poem is A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. So now let us move towards the explanation. The world is too much with us का मतलब होता है कि हम बहुत सांसारिक हो गए हैं, हम हर समय जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही घुसे रहते हैं। And this poem is written by William Wordsworth. So let us start. The world is too much with us, late and soon, getting and spending we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away a sordid boon. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। वर्ल्ड का मतलब है सांसारिक, लेट एंड सून मतलब ऑलवेज, गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब होता है कमाना और खर्च कर देना, पावर्स होती हैं शक्तियाँ, सोर्डिड मतलब बुरा, बून होता है वरदान या उपहार। तो देखते हैं अगर कॉन्टेक्स्ट आता है तो वी कैन से दैट दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इन दिस पोएम पोइट लेमेंट्स ओवर द ग्रोइंग मटेरियलिज्म। लेमेंट होता है पश्चाताप या मतलब कि शोक प्रकट करना कि मॉडर्न मैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर जो पोइट कहता है कि जो आज का मनुष्य है वह बहुत ही ज़्यादा मायावी चीज़ों में घुस गया है, सांसारिक चीज़ों में घुस गया है, मटेरियलिस्टिक बन गया है। वो हर समय जो है इन्हीं चीज़ों में व्यस्त है कि कैसे कमाया जाए और कैसे खर्च किया जाए। यहाँ पर पोइट कहता है कमाना और खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन हम कई बार इन चीज़ों पर भी खर्च करते हैं जहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हम अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं कि हम बिना बात की चीज़ों को खरीदते रहते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं जो कि हमारी ज़रूरत की भी नहीं, या सिर्फ हम दिखावा करने के लिए उन चीज़ों को खरीदते हैं और अपनी पावर्स को हम वेस्ट कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, और हम प्रकृति में कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं लेते जो कि वास्तव में हमारी है और जो हमारे लिए हर तरीके से अच्छी है, हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड करती है और हमें हमेशा खुश रखती है, वो प्रकृति ही है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून, और हमने क्या किया है, हमने अपने आप को क्या कर दिया है, इस चीज़ में अपना हार्ट लगा दिया है सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, और वो हमारे लिए एक सॉर्डिड बून, एक बुरा सौदा जो है बनकर सामने आया है। तो इस तरीके से यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा
मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो इंसान की, मॉडर्न मैन की हो गई है, उस पर जो है लेमेंट करता है, अफसोस प्रकट करता है। तो चलिए करते हैं सेकंड स्टेंजा। दिस सी दैट बेयर्स हर bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God, I would rather be. तो यहाँ पर बेयर्स मतलब कोई चीज़ रिवील कर देना, उजागर कर देना। बूजुम होता है चेस्ट या क्लोज पार्ट। हाउलिंग इज़ जो साउंड होती है विंड की। अप गैदर्ड मतलब कि शांत हो जाना। आउट ऑफ ट्यून मतलब कि तालमेल टूट जाना। तो यहाँ पर जो है पोइट कहता है कि प्रकृति में बहुत सी सुंदरताएं हैं, मगर हमारे पास टाइम नहीं है देखने का। रात के समय चांद जो है वो सागर की सतह पर बहुत ही सुंदर रूप से चमकता है। हवा सारा दिन शोर करती हुई बहती है, लेकिन हम इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही नहीं करते हैं। और लेकिन शाम का समय होते ही यही जो हवा शोर करते हुए चल रही थी वो बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन हम बिल्कुल भी इन ब्यूटीज़ का कोई भी परवाह नहीं करते हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, क्योंकि हम क्या हो गए हैं, हम हर चीज़ से जो है आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, जो कि स्पेशली नेचर से रिलेटेड है। हमारा इनसे तालमेल टूट गया है। इस तरीके से जो है ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी। तो यहाँ पर पोइट यही कहता है कि काश कि हम भी कुछ यहाँ पर कर पाते। नेक्स्ट स्टैंजा इज अ पैगन suckled in a creed outworn, so might I standing on this pleasant lea have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn। तो पैगन होता है एक प्राचीन धर्म जहाँ पर सिर्फ नेचर को ही पूजा जाता है देवी देवता के रूप में। सकल्ड मतलब कि आपको पालन पोषण होना। क्रीड इज़ धर्म। आउटवोन होता है पुराना। प्लेजेंटली सुंदर चारागाह जहाँ पर पशु चरते हैं जाकर। ग्लिम्सेस दृश्य, सीनरी हम कह सकते हैं। फोरलोन इज़ अकेला। प्रोटियस एंड ट्राइटोन आर समुद्री देवता। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि वह एक सभ्य क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता, वो बल्कि क्या बनना चाहता है, एक पैगन बन के रहना चाहता है, जो कि यूनानी धर्म में माना जाता है कि वो लोग सिर्फ नेचर को ही हर तरीके से गॉड मानते हैं। और पैगन लोग प्रकृति में देवी देवताओं को पाते थे और उनकी पूजा करते थे। तो कवि समुद्री देवता प्रोटियस और ट्राइटोन को भी जो है चाहता है कि मैं उनको देखूं समुद्र के किनारे बैठकर। यहाँ पर पोइट कहता है, हे भगवान आप बहुत महान हो और मैं एक पैगन बन के रहना चाहता हूँ। जो मेरा क्रीड है क्रिश्चियनिटी का वो मैं छोड़ देना चाहता हूँ, और मैं जो हूँ प्लेजेंटली पर अकेला होकर खड़ा होकर जो है चारागाह पे खड़ा होकर ये दृश्य देखना चाहता हूँ, जिसमें मुझे जो है समुद्र से प्रोटियस देवता जो कि समुद्र के जल के देवता है उनको देखूं, और ट्राइटोन जो है वो भी समुद्री देवता है, वो अपना शंख बजाते हुए जो है समुद्र से निकलते हुए मुझे दिखाई दे। मतलब कि प्रकृति का जो शोर है सुंदर, समुद्र की लहरों का जो शोर है, उसको पोइट जो है बहुत महसूस करना चाहता है, क्योंकि वो बाहर की मटेरियलिस्टिक दुनिया से बहुत ही तंग हो चुका है और वो इन चीज़ों में ही, नेचर की चीज़ों में ही खुश रहना चाहता है। तो चलिए अब देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ अ सोनेट विद एन ए बी बी ए सी डी राइम स्कीम। तो ये एक सोनेट है, 14 लाइन्स पोएम है और ये इसकी राइमिंग स्कीम है। द पोएम इज़ रिटन फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ एंग्स्ट एंड फ्रस्ट्रेशन है और बहुत गुस्सा है कवि के मन में। ऑल अराउंड हिम वर्ड्सवर्थ सीज पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद मनी and with man-made objects. These people are losing their powers of divinity and can no longer identify with the natural world. ये आसपास का जो वातावरण है वो सारा मेटेरियलिस्टिक हो गया है और बाहरी जो नेचर की सुंदरता है उसको कोई भी नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है। This idea is encapsulated in the famous lines, getting and spending we lay waste our powers। कि बस हम हर टाइम मशीन की तरह काम करते रहते हैं, पैसा कमाते हैं और बस स्पेंड कर देते हैं यूज़लेस चीज़ों पर भी जो हमें चाहिए ही नहीं है। इस तरीके से हम अपनी पावर को वेस्ट करते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। और जो नेचर प्रकृति हमारी है उसको तो हम देखते ही नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है। वर्ड्सवर्थ बिलीव्स दैट वी हैव गिवन आवर हार्ट्स द सेंटर ऑफ आवर सेल्स अवे इन एक्सचेंज फॉर मनी एंड मटेरियल वेल्थ। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमने क्या कर दिया है, हमने अपना मन जो है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे लगा दिया है कि पैसे का आदान प्रदान और मटेरियल वेल्थ को इकट्ठा करना। और वो इस चीज़ से बहुत ही गुस्सा है क्योंकि नेचर जो है वो रेडिली अवेलेबल है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो फ्री में मिल रही है। विलियम वर्ड्स जो बहुत ही बिलवेड पोइट हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि जो उम्मीद है जीवन को लेकर
वो यहाँ पर कम होती जा रही है क्योंकि प्रकृति को हम समय नहीं दे रहे हैं. His poems can cause the reader to rise above the earthly situations and think about the spiritual realm and the human soul. This particular poem, The World is Too Much With Us, reveals the vices of the world and causes the reader to want to search for more, to stop and enjoy the beauties of nature and to take the time to think. तो ये जो पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, मतलब कि हम बहुत सांसारिक हो गए हैं, मेटेरियलिज्म में घुस गए हैं. यहाँ पर संसार की कमियाँ बताई गई हैं और साथ में कारण भी बताए गए हैं कि जो रीडर है उसको क्या करना चाहिए, उसको और ज़्यादा सर्च करना चाहिए, रुक जाना चाहिए अपने भागती हुई ज़िंदगी में, और जो ब्यूटीज़ ऑफ नेचर हैं वो थोड़ा सा निहार के उसमें खुशी जो है ढूंढनी चाहिए. एंड टू टेक द टाइम टू थिंक, और जो है खुद के लिए समय निकालना चाहिए. सोचें हम कि हम यूज़लेस ही अपना जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ अर्निंग करते जाएं, स्पेंड करते जाएं बिना बात. जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उसमें भी हम करते जा रहे हैं क्योंकि हम दिखावे की में और मेटेरियलिस्टिक जीवन में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं. तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 में हुई थी. ही वॉज अ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट. इनकी गिनती जो है रोमांटिक पोइट में होती है. हु विद सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज के साथ इन्होंने रोमांटिक एज जो है वो लॉन्च की थी इंग्लिश लिटरेचर में. 1798 में जॉइन पब्लिकेशन की थी इन्होंने. लिरिकल बैलेड्स नाम की जो बुक निकाली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है रोमांटिक लिटरेचर में. तो एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक जॉइंट वेंचर था. He grew up an impressive mansion house in the Lake District. Lake District में इन्होंने अपना mansion house बनाया था, बहुत ही impressive. However, his childhood was not a happy one. उनका जो बचपन था वो बहुत खुश नहीं था. जो चिल्ड्रंस का जो ये बहन भाई थे, इनका रिलेशनशिप इनके फादर के साथ बहुत क्लोज नहीं था और उनकी डेथ तक भी जो है वो ऐसा ही इनका रहा. He is one of England's most beloved poets and a pioneer of Romanticism. William Wordsworth was made poet laureate in 1843. तो इंग्लैंड के बहुत ही beloved poets में इनकी गिनती होती है और रोमांटिसिज्म के ये जो है सबसे पहले हम कह सकते हैं एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलके इन्होंने रोमांटिसिज्म की जो है शुरुआत की थी. रोमांटिसिज्म इज़ टुवर्ड्स नेचर, लव टुवर्ड्स नेचर है कि प्रकृति की तरफ हमें मुड़ जाना चाहिए. इससे पहले क्या था कि सब कुछ जो है कोर्ट पोइट्री होती थी, मतलब कि राजा महाराजाओं की से रिलेटेड लिटरेचर होता था सारा. लेकिन जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने मिलके वर्ड्स नेचर, प्रकृति के लिए जब कविताएं लिखनी शुरू करी तो उसको रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज का नाम दिया गया. और विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट की उपाधि मिली 1843 में. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं इंग्लिश लिटरेचर की और क्वाइट सिंपल लैंग्वेज में ये जो है पोएम्स लिखते हैं. बहुत लोग जो है इनकी पोइट्री को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं. William was born in Cockermouth in Cumbria on 7th April 1770 to John Wordsworth. तो इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था. A legal agent and his wife Anne, and was the second of 5 children. और इनकी मदर का नाम जो था एन था. इनके फादर जो है वो लीगल एजेंट थे और 5 बहन भाइयों में ये सेकंड नंबर पर थे. He would remain close to his sister Dorothy throughout his life. Like William, she has also became a poet. तो सबसे ज़्यादा ये जो है अपनी बहन डोरोथी के क्लोज थे और उनके साथ मिलके या उनके लिए भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं. और डोरोथी जो थी वो विलियम की तरह ही पोइट थी. तो चलिए अब करते हैं समरी एंड एनालिसिस ऑफ द पोएम. द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ अ सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. इज़ अबाउट द लॉस ऑफ नेचर कॉज्ड बाय ह्यूमन काइंड. तो ये जो पोएम है ये एक सोनेट है, 14 लाइन्स पोएम है एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. और ये सारी की सारी जो है किस चीज़ के बारे में है कि हम प्रकृति को बहुत नुकसान करे जा रहे हैं और हम उसको जो है उसका आनंद भी नहीं उठा रहे हैं. पीपल आर बिजी ऑन गेटिंग एंड स्पेंडिंग. लोग जो है इसी चीज़ में हमेशा बिजी रहते हैं कि कैसे कमाएं, कैसे खर्च करें. फॉर द स्पीकर वी वेस्ट आवर पावर्स फॉर नथिंगनेस. स्पीकर कहते हैं कि हम जो है अपनी पावर को बिना बात की चीज़ों में ही वेस्ट करते जाते हैं. फॉर अस नेचर इज़ लिटिल एंड इनकम्प्लीट. पीपल हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे. हमारे लिए हम क्या सोचते हैं कि नेचर जो है वो कुछ भी नहीं है, वो बिना ही बात है और हमने अपनी जो मन है वो दूसरी चीज़ों में लगा दिया है. दिस इज़ अ सॉर्डेड बोन. ये एक बहुत भयंकर जो है हमारे लिए अभिशाप है एक तरह से. एज द स्पीकर फील्स द सी इज़ इन क्लोज रिलेशन टू द मून
एंड द विंड्स विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। जैसा कि स्पीकर फील कर पाता है कि जो समुद्र है वो बहुत क्लोज रिलेशन में है मून के, क्योंकि हम देख पाते हैं कि समुद्र के ऊपर चंद्रमा दिखाई देता है, ऐसे लगता है कि वो उसकी सतह पर ही है, और वहाँ पर हर समय हाउलिंग जो विंड है वो साए साए की आवाज़ करते हुए चलती रहती है। लेकिन जो लोग हैं वो आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं इन चीज़ों से, वो इन चीज़ों से तालमेल तोड़ चुके हैं। Nevertheless, despite their strained relationship, John Wordsworth did leave an important impression on young William, instilling in him the importance of literature. Wordsworth's wealth afforded William the opportunity to use his father's library to learn and be inspired by some of the literary greats. वैसे तो रिस्ट्रेंड रिलेशनशिप था वर्ड्सवर्थ का अपने फादर के साथ, लेकिन जो उसके फादर थे उन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है यंग विलियम के ऊपर छोड़ने में वो कामयाब रहे। क्या था वो कि उन्होंने जो है उनको इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर जो है वो समझाई, ये उन्होंने इनके अंदर डाल दिया। और वर्ड्सवर्थ की जो वेल्थ थी कि वो थोड़े वेल्दी थे, तो विलियम को जो है एक बहुत अच्छा अवसर मिल पाया कि वो अपने फादर की लाइब्रेरी को यूज़ करते थे, और वहाँ पर जब वो लिटरेचर को पढ़ते थे तो कुछ जो लिटरेरी ग्रेट्स थे, जो महान लोग थे साहित्य के, उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली। The sonnet, "The world is too much with us," is ironical in its representation of humans in relation to nature. For the poet, the nature is vast, large and indefinite, whereas it is incomplete, little and insignificant to the people. पोइट कहते हैं कि नेचर बहुत ही बड़ी है, लार्ज है, इंडेफिनेट है, लेकिन लोग जो है इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। नेचर इज़ ऑफरिंग रियल प्लेजर एंड ब्यूटी टू द पीपल। जो प्रकृति है वही जो है वास्तव में आनंद है, ब्यूटी है, सुंदरता है, वो लोगों को ऑफ़र करती है, लेकिन लोग जो हैं वो इससे जो है पीछे भाग जाते हैं। जो कि उसकी सुंदरता है, अनसीन है, उसको देखते ही नहीं हैं। एंड आर्टिफिशियल प्लेजर एंड ब्यूटी, और लोग किसके पीछे भागते हैं? आर्टिफिशियल प्लेजर के पीछे और ब्यूटी के पीछे। इट इज़ द रियल आयरनी ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट वी नेवर केयर वट वी हैव, बट वी ऑलवेज डिज़ायर फॉर समथिंग प्रोबेबल एंड पॉसिबल। तो ये इसमें आयरनी दिखाई है कि ह्यूमन लाइफ जो है उसमें हम क्या करते हैं कि हम कभी भी केयर नहीं करते उस चीज़ का जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है या जो हमें फ्री में मिल रही है। जैसे कि प्रकृति अपनी सुंदरता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें फ्री में दे रही है, तो हम उस चीज़ के बारे में केयर ही नहीं करते हैं, और हम जो है ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हमने इसी के लिए डिज़ायर की थी कि समथिंग प्रोबेबल और पॉसिबल हो जाएगा, बट वी आर ऑलवेज आफ्टर द थिंग्स विच आर आर्टिफिशियल एंड ऑन विच वी कैन स्पेंड मनी, एंड वट एवर इज़ प्रोवाइडेड बाई नेचर टू अस इन all of free of cost, we do not care about that. The poet heavily depends on the use of allusion and mythology. The word pagan refers to an ethnic man of Germanic root. तो पोइट यहाँ पर जो है बताते हैं कि बहुत एल्यूजन और माइथोलॉजी की हेल्प से, और जो पैगन है वो यहाँ पर बताता है कि जर्मैनिक रूट यहाँ पर यूज़ की गई है, और पोइट वांट्स टू बी अ पैगन, मतलब कि वो नेचर को देवी देवताओं के रूप में जो है पूजना चाहता है। Similarly, Proteus and Triton are the names of two gods who are closely associated with the myth of nature. इसी तरीके से प्रोटी और ट्राइटोन जो हैं वो दो समुद्री देवता हैं जो कि नेचर के मिथ के साथ जुड़े हुए हैं। In the middle part of the poem, the phrase "great god" has been capitalized. तो मिडल पार्ट ऑफ द पोएम में जो ग्रेट गॉड जो है उसको कैपिटलाइज करके दिखाया गया है कि हे भगवान, हम सब जो है बिल्कुल हर टाइम पूंजीवादी हो गए हैं। It means the speaker feels helpless in the human world and it desires to be supported by the god. इसका मतलब यही है कि जो स्पीकर है, जो पोइट है, वो क्या कहता है कि मैं असहाय हो गया हूँ इस सांसारिक जीवन में, और मैं जो है मेरी इच्छा ये है कि भगवान मुझे आके सपोर्ट करें। और राइम स्कीम जो पोएम की है वो सपोर्टेड की गई है पोइट के द्वारा कि इसको और परसुएसिव बना दे। और द टाइटल ऑफ द पोएम जो है उसको वेरी फर्स्ट लाइन में ही रिपीट कर दिया गया है। और बाय यूजिंग द प्रोनाउन वी, द पोइट इज़ ऑल्सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच ए लॉस ऑफ नेचर। तो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पोइट लेता है वी नाउ प्रोनाउन यूज़ करके। द सेम थिंग इज़ टेकिंग प्लेस इन द लाइफ ऑफ मॉडर्न पीपल। तो यही चीज़ें जो हैं कि भाई हम प्रकृति को भूलते जा रहे हैं, मॉडर्न लोगों की ज़िंदगी में होने लग रही है। They have no time to consider and enjoy the beauty of the sea, the moon and the winds, easily available and universal natural beauties have been denied by people in the course of getting and spending something artificial, temporary and inanimate. तो जो चीज़ जीवंत नहीं है, टेम्परेरी है, आर्टिफिशियल है,
उस पर तो हम पैसे लगाते रहते हैं, लेकिन जो भगवान ने हमें नेचुरल ब्यूटीज़ दी गई हैं हमारे लिए कि हम उसको एंजॉय करें, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, उसको हम डिनाई कर देते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मैनकाइंड एंड नेचर इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज़ ओनली आयरॉनिकल। तो मैनकाइंड जो मानवता है और जो प्रकृति है, उनका जो आपस में रिलेशनशिप है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिकल है। The final image of the poem is of Wordsworth standing on a lea or a tract of open land overlooking the ocean where he sees Proteus and Triton. पोएम में जो फाइनल इमेज दिखाई गई है वहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं एक ली पर खड़ा हूँ, एक चारागाह पर खड़ा हुआ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ से ओशन को देख रहा हूँ, जहाँ से कि मैं ये भी देख पाऊँगा कि जो समुद्री देवता हैं प्रोटियस और ट्राइटॉन, वो जो है समुद्र से निकल रहे हैं और उनको मैं अच्छे से देख पाऊँगा। द स्पीकर विशेस दैट ही वर ए पैगन रेज्ड according to a different vision of the world so that he might see images of ancient gods rising from the waves, a sight that could cheer him greatly. तो स्पीकर यहाँ पर जो पोइट जो है वो विश करता है, उसकी इच्छा है कि वो एक पैगन होता, काश, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रकृति को पूजने वाला होता और उसके लिए फिर डिफरेंट विजन ऑफ वर्ल्ड होता और वो वहाँ पर एंशियंट गॉड्स की जो है इमेजेस देख पाता और वहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य वो देखना चाहता था, जिससे वो बहुत ही अच्छे से चीयर हो पाता, खुश हो पाता। ओवरऑल द पोएम इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड विद द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डिक्शन। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि पोएम बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा और प्रॉपर डिक्शन भी जो है यूज़ किया गया है। द पोइट हैज़ बैलेंस द नंबर ऑफ सिलेबिक वर्ड्स and Wordsworth seems to have consciously crafted this sonnet with proper consideration of rhyme, rhythm and musicality। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि पोइट ने बहुत ही बैलेंस बनाते हुए सिलेबिक वर्ड्स का यूज़ किया है और कॉन्शियसली ये सोनेट जो है बनाया है और प्रॉपर कंसिड्रेशन की है राइम की, रिदम की और म्यूज़िकलिटी की। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अनरिदमिक है, नहीं, ये बहुत ही अच्छे से रिदमिक पोएम है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? Society is so bent on making and spending money in smoky factories and fast-paced business enterprises that it ignores the pristine glory of nature, which is a reflection of the divine. This is a universal theme that remains relevant in today's world. तो यही थीम है पोएम की कि आज की जो समाज है वो कहाँ की तरफ झुकता जाता है कि वो बस पैसे कमाता है और स्पेंड कर देता है, कहाँ पर, स्मोकी फैक्ट्रीज़ में और फास्ट पेड बहुत तेज़ गति से चलने वाले बिजनेस एंटरप्राइजेज़ में, और ग्लोरी ऑफ नेचर को हम जो है डिनाई करते जा रहे हैं, जो कि डिवाइन की रिफ्लेक्शन है। तो यही यूनिवर्सल थीम है जो कि आज के संसार में भी रेलिवेंट है। What does the phrase a sordid boon signify? तो ये जो फ्रेज़ है इस sordid boon, boon वैसे तो आशीर्वाद होता है लेकिन sordid है गंदा, तो ये अभिशाप को सिग्निफाई कर रहा है। सो द वर्ड sordid मीन्स अनप्लेजेंट, ठीक है, अनप्लेजेंट होता है sordid का मतलब जो प्लेजेंट ना हो, आनंद देने वाला ना हो। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ जो है कहते हैं कि हाउ पीपल वॉन्ट मोर एंड मोर एंड दस गिव अवे देयर हार्ट्स टू नॉट द वन ही थिंक्स दे शुड बट टू द गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ कंज्यूमरिज्म। यहाँ पर जो है वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आज का जो मॉडर्न इंसान है वो अपने मन को सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीज़ों में लगा के रखे हुए है, उसको नेचर से कोई लेना देना नहीं है। द पोएम्स टोन ऑफ कंप्लेन कंटिन्यूज एज द स्पीकर डिस्क्राइब्स अ रिफ्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी। तो पोएम का जो टोन है वो कंप्लेन का है, शिकायत कर रहा है पोइट, और वो ये कंटिन्यू रहता है क्योंकि स्पीकर जो है यहाँ पर बताता है कि नेचर और ह्यूमैनिटी के बीच में एक रिफ्ट आ गई है जो कि दूर करनी ही चाहिए। तो सॉर्डिड बून का मतलब यही है कि नेचर की, प्रकृति के आशीर्वाद को हम भुलाते जा रहे हैं और भौतिकतावाद चीज़ों में हम लगे हुए हैं जो कि अनप्लेजेंट है और वो हमारे लिए एक सॉर्डिड बून बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डज द पोइट से वी आर आउट ऑफ ट्यून, कि हम तालमेल छोड़ चुके हैं। तालमेल का मतलब होता है बैलेंस, क्योंकि हम नेचर के बीच में और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं बना रहे हैं, दैट्स वाई वी आर आउट ऑफ ट्यून। So Wordsworth says, for everything we are out of tune. He means that materialism take us away from achieving a sense of harmony with nature because we take time away from appreciating it by shopping or only being concerned with getting things. तो वी आर आउट ऑफ ट्यून क्यों हैं हमने तालमेल ही नहीं बनाया क्योंकि हर समय हम भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, हम हारमनी ही नहीं बना रहे हैं नेचर के साथ, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, शॉपिंग के लिए लगे रहते हैं, चीज़ें इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। दैट्स वाई वी आर आउट ऑफ ट्यून। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज द पोइट यूज़ द कलेक्टिव प्रोनाउन वी? तो यहाँ पर कलेक्टिव प्रोनाउन वी का यूज़ क्यों किया गया है?
The main idea that Wordsworth was trying to present to his readers was that the materialistic mindset threw society out of harmony with nature or the universe. तो मेन आइडिया इस पोएम का यही है कि वर्ड्सवर्थ यही बताना चाहते हैं अपने रीडर्स को कि जो मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट है वो पूरे के पूरे समाज को आउट ऑफ हारमनी लेके जा रहा है। वो नेचर के साथ हमने तालमेल अपना बिगाड़ लिया है, यूनिवर्स के साथ बिगाड़ लिया है। यहाँ पर पोइट प्रोनाउन वी यही कहने के लिए बताता है कि पीपल ऑफ एंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार के समस्त इंसान वी को डिनोट करते हैं, तो इससे जो है मॉडर्न वर्ल्ड को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द वर्ल्ड? द वर्ल्ड रेफर्स टू द मेटेरियलिस्टिक एंड ग्रीडी स्पेस इनहेबिटेड बाय द मॉडर्न मैन। संसार का मतलब है मेटेरियलिस्टिक और लालच से भरे हुए लोग। मॉडर्न मैन इज इमेंस्ड इन मेटेरियलिज्म दैट ही हैज़ नो टाइम टू स्पेंड ऑन स्पिरिचुअल मैटर्स। जो आधुनिक युग का इंसान है वो हर समय मेटेरियलिज्म में डूबा रहता है, भौतिक चीज़ों में डूबा रहता है, और उसके पास समय ही नहीं है कि वो स्पिरिचुअल चीज़ों पे, आध्यात्मिक चीज़ों पे, नेचर के लिए कुछ भी टाइम निकाले। तो ये द वर्ल्ड का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द पोएम? फॉर्म ऑफ द पोएम क्या है? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, रिटन बिटवीन 1802 एंड 1804, इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट लैमेंटिंग द लॉस ऑफ नेचर टू मॉडर्न सोसाइटी। एक पेट्रार्कन सोनेट है। यहाँ पर पोइट पश्चाताप करता है कि नेचर जो है वो मॉडर्न सोसाइटी उसको ख़त्म करते जा रही है क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ लगा रही है और नेचर को नुकसान पहुँचा रही है। इट इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट बिकॉज इट हैज़ 14 लाइन्स, इज रिटन इन iambic pentameter, दैट इज़ 5 feet, रिटन इन iambs, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। ये मैं पहले एक वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि iambic pentameter क्या होता है, बट इस सोनेट में मैंने वो डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। It begins with 2 quatrains in the octave, first 8 lines rhyming A, B, B, A, B, B, A. The sestet final 6 lines rhyme C, D, C, D, C, D. It has Voltaire line 8 and the theme is about nature. Clear? Next question. What is the major problem posed by the modern world? क्या major problem है? The most outstanding problem suggested in this poem is, unsurprisingly, materialism and its vices coupled with God's apparent fall from favor. तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम यहाँ पर इस पोएम में यही सजेस्ट की गई है कि जो मेटेरियलिज्म है और उसकी जो कमियाँ हैं, वाइसेस होते हैं कमियाँ, तो वो गॉड की एपरेंट फॉल ऑफ फ्रॉम फेवर है कि भगवान भी उसका साथ नहीं देता जो नेचर को नुकसान पहुँचाएगा। With the socio-economic movement called the Industrial Revolution came a psychological to accompany it. तो जब सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट आई जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया, व्हाट इज़ दिस, कि भाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई और जब इंडस्ट्रीज़ लगाई गई तो नेचर को नुकसान पहुंचाया गया। मेटेरियलिज्म गुड्स वर बीइंग मेड फास्टर एंड चीपर एंड मोर अफोर्डेबल। भौतिक चीज़ें बहुत आसानी से मिलने लगी, सस्ती मिलने लगी। Now that more people could have more, that is exactly what they wanted. As a slightly indirect consequence, people slowly turned away from God and spirituality in general. तो लोग भौतिक चीज़ों में ही जुड़ गए और वो भगवान से दूर होते चले गए। Praying didn't put food on the table, nor did it pay the rent. लोग कहते हैं कि प्रे करने से ना तो खाना टेबल पर आता है, ना ही उनका किराया चुकाया जाएगा। वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डिड, जबकि जो वर्क है और एंटरप्रेन्योरशिप है वो वही बिजनेस ही कर पाएगा, उनका खर्चा चलाएगा। बिफोर लॉन्ग स्पिरिचुअलिटी वेंट आउट द डोर, पीपल डिडंट हैव टाइम फॉर इट और दे ब्लेम्ड गॉड फॉर देयर ट्रबल्स। तो अब जो इंसान थे वो सब लोग जो है हर चीज़ के लिए, भगवान के लिए उनके पास समय नहीं था, और जो भी कोई मुसीबत आती तो उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही जो है दोषी ठहराते। Ironically, it wasn't God society clung to in tough times, it was material things. तो ये आयरनी है कि वो भगवान की तरफ ना देख के जो है मटेरियल थिंग्स की तरफ देखने लगे। और बाइबल जो कहती है कि हमें अर्थली पोजेशंस को छोड़कर हमें जो है दूसरों की सेवा करनी चाहिए, क्राइस्ट का कहा मानते हुए, लेकिन लोग जो है इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो गए, वो सेल्फिश हो गए, दूसरों को सर्व करने से ज़्यादा वो अपने बारे में सोचने लगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वर्ड्सवर्थ होप टू बिकम अ पैगन? वर्ड्सवर्थ जो है वो पैगन क्यों बनना चाहते हैं, PAGAN? वर्ड्सवर्थ डिक्लेयर्स ही वुड रादर हैव बीन रेज्ड अ पैगन, कि वो पैगन बन के पैदा होता तो ज़्यादा अच्छा था। जो उसका क्रीड है क्रिश्चियनिटी का, उसको वो छोड़ देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सिंबलाइज करता है एंशंट ग्रीक कल्चर को, कि यहाँ पर नेचर को ही देवी देवता के रूप में माना जाता है। जैसे कि प्रोटियस है वो सी से राइज करते हैं, वो समुद्री देवता हैं। तो इस तरीके से जो है वर्ड्सवर्थ कहते हैं प्रोटियस जो है वो समुद्री देवता है, और प्रोटियस वाज अ सी गॉड हु कुड चेंज हिज अपीयरेंस टू एल्यूड कैप्चर
The ability to change one's appearance is critical in facing the variety of threats mankind might impose. प्रोटियस के पास जो है वो एबिलिटी है कि वो अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकता है. द गोड ट्राइटोन वॉज मैंशनड एज ए सेवियर टू नेचर एज वेल. समुद्री देवता ट्राइटोन को भी जो है नेचर का सेवियर माना गया है. ट्राइटोन वॉज द मोस्ट इम्पोजिंग ऑफ द गोड्स एक्सक्लूडिंग ज़्यूस because he was master of the seas. Wordsworth selected a sea god as the savior to the world to represent a rebirth. पुनर्जीवन को दिखाने के लिए समुद्री देवताओं को यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने चूज़ किया है. Water has always been a symbol of new beginnings, birth itself with the amniotic fluid and baptisms which take place in water. And when the sea gods rise from their watery depths to correct the excesses of humanity, a rebirth will have taken place for the world. कि यहाँ पर ये उम्मीद दिखाई गई है कि हो सकता है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर होकर रीबर्थ हो जाए, मॉडर्न मैन का वो नेचर की तरफ जुड़ जाए. तो एक जो मैसेज देता है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, वो यही है कि इज़ देयर अ वे फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेचर टू को एग्जिस्ट, कि कोई ऐसा बैलेंस होगा कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी रह पाएँ, ह्यूमैनिटी और नेचर. कैन वी कंटिन्यू टू इवॉल्व टेक्नोलॉजिकली विदाउट हैविंग टू डिस्ट्रॉय नेचर, कि हम टेक्नोलॉजी के साथ भी जिए लेकिन नेचर को भी डिस्ट्रॉय ना करें. तो ये क्वेश्चंस रेज होते हैं इस पोएम में. फॉर्म्स जो है पोएम की, दिस पोएम इज़ वन ऑफ द मैनी एक्सीलेंट सोनेट्स वर्ड्सवर्थ रोट इन द अर्ली 1800s. Sonnets are 14-line poetic inventions written in iambic pentameter, we know this. So there are several varieties of sonnets. The World is Too Much With Us takes the form of a Petrarchan sonnet modeled after the work of Petrarch, an Italian poet of the early Renaissance. तो पुनर्जागरण के इटालियन पोइट थे पेट्रार्क, तो ये पेट्रार्कन सोनेट है. A Petrarchan sonnet is divided into two parts, an octave, the first 8 lines of the poem, and a sestet, the final 6 lines of the poem. तो हमारी जो The World is Too Much With Us है वो एक Petrarchan sonnet है. There are several varieties of sonnets, we know this. The rhyme scheme of a Petrarchan sonnet is somewhat variable. In this case, the octave follows a rhyme scheme of A, B, B, A, B, B, A, and the sestet follows C, D, C, D, C, D. And here ऑक्टेव जो है वो क्वेश्चन राइज करता है और सेस्टेट उसका आंसर देता है, कमेंट करता है और क्रिटिकली उसको अप्रोच करता है. तो चलिए अब देखते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज है यहाँ पर जो यूज़ की गई है इस पोएम में. कैसे, फर्स्ट जो लाइन 1 है, 2 है, 4 है, 5th और 6th है, वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है. लाइन 1 है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. लाइन 2 वी ले वेस्ट आवर पावर्स. लाइन 4 वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे. लाइन 5 बेयर्स हर bosom. लाइन 6 द winds that will be howling. तो repetition of जो consonants होता है. Metaphor is used in line 4. We have given our hearts away. Comparison of hearts to attention or concern or to enthusiasm or life. Line 10 suckled in a creed outworn. Comparison of creed धर्म होता है, to a mother nursing her child. Oxymoron is used in line 4. Sordid boon. Oxymoron क्या होता है? A form of paradox that juxtaposes contradictory वर्ड्स. कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, वो पैराडॉक्स कहलाता है, विरोधाभासी स्टेटमेंट देना. बून आशीर्वाद होता है, सोर्डिड है भद्दा, तो सोर्डिड बून हो ही नहीं सकता, तो लेकिन ये पैराडॉक्स है, दैट्स वाई इट इज़ ऑक्सीमोरोन. पर्सोनिफिकेशन किया गया है लाइन 5 में, द सी दैट बेयर्स हर बूजुम टू द मून. कंपैरिजन किया गया है सी का एक वुमेन से, और कि भाई वो नर्स कर रही है, संभाल रही है मून को अपने बच्चे की तरह से. सिमिली यूज़ की गई है लाइन 6 और 7 में, द विंड्स दैट विल प्लेफुल ऑल द टाइम एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया गया है. तो हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड है. लेट एंड सून आर फिक्सेशन ऑन मेटेरियलिज्म हैज़ बीन अ प्रॉब्लम इन द पास्ट एंड विल कंटिन्यू टू बी अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. Sordid boon is shameful gain, tarnished blessing. This phrase is an oxymoron, a form of paradox that juxtaposes contradictory words. Suckled up to outworn is brought up in an outdated religion. Proteus Greek mythology में sea god हैं, Triton भी Greek mythology में sea god है. प्रोटियस जो हैं वो शेप चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और उनको कंप्लीट नॉलेज होती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. और जो ट्राइटोन है ग्रीक माइथोलॉजी में वो ऐसे समुद्री देवता हैं जिनकी जो बॉडी है वो मैन की है और जो उनकी जो टेल है, जो पूंछ है, वो फिश की है. यूज्ड अ कॉन्च, वो शंख बजाते हैं. द स्पाइरल शेल ऑफ अ मोलस्क एज अ ट्रम्पेट. तो वो जो है आवाज़ जब करते हैं कि भाई वार्निंग देने के लिए, तो वो वहाँ पर स्पाइरल शेल ऑफ मोलस्क को बजाते हैं.
टोन और मूड कैसा है पोएम का? इन विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ही कन्वेज हिज फ्रस्ट्रेशन अबाउट द स्टेट इन विच ही सीज द वर्ल्ड। वो फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं कि वो जो संसार में देख रहे हैं कि इट इज़ फुल ऑफ मटेरियलिज्म, और पूरी की पूरी पोएम में वो जो है यही बात कह रहे हैं। और कंप्लेन है यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ये सब हुआ है, तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन का मूड है पूरी की पूरी पोएम में। तो अब हम देखते हैं कि जो रोमांटिक पीरियड है वो कब से कब तक था। वो था 1785 टू 1830। तो रोमांटिक पीरियड में क्या था? इट वॉज अ टर्बुलेंट टाइम। इंग्लैंड चेंज हो रहा था एग्रीकल्चर से मॉडर्न नेशन की तरफ। बहुत सारा मशीनरी वहाँ पर आ रही थी, और वेल्थ और पावर जो है वो अरिस्टोक्रेसी से जो है लार्ज स्केल एम्प्लॉयर्स की तरफ जा रही थी। मतलब राजे महाराजाओं से जो एम्प्लॉयर्स थे उनकी तरफ जा रही थी। वर्किंग क्लास माइग्रेट हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम काम करने के लिए जाते हैं, वो माइग्रेशन कहलाता है। लिविंग ऑन अ स्टारवेशन वेज, ओपन फील्ड्स एंड फार्म्स वर एनक्लोज्ड इनटू प्राइवेटली ओन्ड एग्रीकल्चर होल्डिंग्स। तो वो भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था फार्म और फील्ड्स का यहाँ पर। सेंट्रल कंसर्न्स इन द सोनेट क्या है? मैनकाइंड हैज़ बिकम ऑब्सेस्ड विद कॉमर्शियलिज्म। सब कुछ जो है वो व्यापार से जुड़ गया। द डिस्ट्रैक्ट्स अस फ्रॉम आवर रिलेशनशिप विद नेचर। वी आर इनडिफरेंट टू कॉस्मिक फोर्सेज एंड कंट्रोल द सी एंड द विंड। वी नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू द रिदम्स ऑफ नेचर। Wordsworth feels that as a pagan he might use his imagination more fully to perceive these cosmic forces through a more intimate communion with nature. Issues are still relevant today. Destruction of environment as a result of our endless quest for material prosperity. So this is the central concern or gist or sum up of the poem The World is Too Much With Us. और सोनेट के बारे में जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, व्हाट इज़ सोनेट। So keep watching more videos. Thanks for watching. Thank you.